एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने हरियाणा जीके के में भाई हमने तोमर वंश और यहाँ पे दोस्तों इनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो मुख्य रूप से दोस्तों हम चौहान वंश के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका भाई दिल्ली सल्तनत काल में जो है अपने हरियाणा में क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो वो सारा यहाँ पे है डिस्कस यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे, ठीक है। अगर आप जो इस चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी जो आज की जो क्लास है इसमें दोस्तों हमारा जो टॉपिक यहाँ पे चौहान वंश यहाँ पे, ठीक है। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने जो कुषाण शक कुषाण जो है, फिर उसके बाद में जो यहाँ पे दोस्तों जो आपका तोमर वंश है, ठीक है, ये सभी को जो डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि दोस्तों महमूद गजनवी ने जब तोमर शासक जयपाल के समय दिल्ली और हरियाणा पर आक्रमण जो है कर दिया था। भाई आप सभी जानते हैं भाई महमूद गजनवी है, उन्होंने तोमर शासक जो है जयपाल के समय जो है हरियाणा और दिल्ली पर जो है आक्रमण जो है दोस्तों यहाँ पे किया था। और फिर दोबारा से जो है अच्छे से जो है अनंगपाल तोमर ने भाई इसको बसाया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, अनंगपाल तोमर ने बसाया था। नेक्स्ट यहाँ पे तोमर वंश पर अटैक जो है आक्रमण किया, फिर उसके बाद में चौहान वंशों ने, ठीक है भाई। तोमर वंश जो है पर अटैक जो है करने वाले दोस्तों कौन थे, यहाँ पे चौहान वंश ने जो है तोमर वंश के ऊपर अटैक किया। चौहान वंश जो है अजमेर से दोस्तों आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, चौहान वंश कहाँ से आया था भाई, अजमेर से। अजमेर में अजय राज चौहान ने जो है चौहान वंश बसाया था भाई। तो चौहान वंश किसने बसाया था, अजय राज चौहान ने। अजमेर से होते हुए चौहान वंश दिल्ली की ओर यहाँ पे पहुँचा और अलग अलग शासकों ने अलग अलग लड़ाई लड़ी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अजमेर से ये होते हुए आपका दिल्ली की ओर आया, अलग अलग शासक भी अलग अलग जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें मुख्य रूप से दोस्तों चौहान वंश में अर्णो राजा चौहान, तो अर्णो राज चौहान इन्होंने जो है तोमर शासकों को हराया था भाई। और अर्णो राज चौहान के समय कालिंदी नदी का जो है पानी दोस्तों लाल हो गया था। कालिंदी नदी यमुना नदी जो है कि सहायक जो है नदी आपकी ये है, ठीक है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कालिंदी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी, तो इसका जो पानी जो है दोस्तों लाल हो गया था। तो यहाँ पे जो चौहान वंश में आपके जो फेमस यहाँ पे जो है अर्णो राज चौहान, इन्होंने क्या किया भाई, तोमर शासकों को जो है हराया था। तो चौहान वंश में जो अर्णो राज जो है चौहान ने भाई तोमर शासकों को हराया। और दोस्तों इसमें जो यहाँ पे कालिंदी जो नदी है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है, उसका पानी क्या हो गया था भाई, लाल। तो यहाँ पे पूर्णतः जो तोमरों को नष्ट यहाँ पे किया था बिसल देव ने। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे देखें, तोमरों को हराया अर्णो राज चौहान ने, लेकिन पूरी तरीके से जो है तोमरों को भाई नष्ट करने वाला कौन था भाई, बिसल देव, जिसको दोस्तों विग्र राज जो है चतुर्थ यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। और इसी बिसल देव ने हिमाचल प्रदेश के शासक जो मलेच्छों पर भी जो है दोस्तों यहाँ पे अटैक किया था। तो हिमाचल प्रदेश के जो शासक है मलेच्छों, तो मलेच्छों पर भी आक्रमण करने वाले आपके ये भाई बिसल देव या फिर विग्र राज जो है चतुर्थ कहते हैं दोस्तों। तोमरों को जो यहाँ पे अंतिम रूप से पूर्णतः जो है पूरी तरीके से नष्ट करने वाले जो कौन से शासक थे दोस्तों, यहाँ पे बिसल देव विग्र राज चतुर्थ कहा जाता है। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मलेच्छों के ऊपर भी यहाँ पे अटैक किया। और दोस्तों इसी बिसल देव या विग्र राज चतुर्थ है, इन्होंने संपूर्ण दिल्ली व हरियाणा को जो है कब्जा लिया था भाई, ठीक है भाई। संपूर्ण दिल्ली और हरियाणा को इन्होंने कब्जा लिया था। और फिर बाद में पृथ्वीराज द्वितीय आया, ठीक है। उसके बाद में कौन आता है भाई, पृथ्वीराज द्वितीय आपका आता है, ठीक है। तो विग्र राज जो है चतुर्थ या बिसल देव के बाद यहाँ पे पृथ्वीराज जो है द्वितीय चौहान वंश में। और फिर जो है आए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, जिससे राय पिथौरा जो दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है। और इसने भादानक जो है आपके भादानक, तो भादानक कौन थे दोस्तों, ये दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जयपुर में रहने वाले थे। इनको भाई भादानकों को हराया था भाई, ठीक है। दक्षिण भारत में आपके रहते थे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जयपुर वाले इलाके में दोस्तों भादानक, इनको हराया था भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। राय पिथौरा जो है इनको कहा जाता है भाई, ठीक है। तो पृथ्वीराज जो है चौहान द्वितीय है एक आप, फिर उसके बाद में द्वितीय के बाद में तृतीय आते हैं, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है भाई, राय पिथौरा। और इसने जो है क्या इंपॉर्टेंट काम किया दोस्तों, भादानकों को यहाँ पे हराया था। भादानक कहाँ पे रहते थे, हरियाणा के महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जयपुर वाले इलाके में, ठीक है। तो अंतिम जो तोमर शासक दोस्तों यहाँ पे देखें तो गोपाल को हराया था बिसल देव विग्र राज चतुर्थ ने। तो यहाँ पे जो अंतिम जो तोमर जो शासक है आपके, अंतिम तोमर शासक कौन थे भाई, गोपाल थे,
ठीक है। और इनको जो है किसने हराया था? बिसल देव ने, ठीक है, जिसको विग्रराज जो है चतुर्थ भी यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है डिस्कशन यहाँ पे करेंगे दोस्तों। टोपरा जो अभिलेख है हमारा, तो उस टोपरा अभिलेख में बिसल देव या फिर विग्रराज चतुर्थ का वर्णन हमें मिलता है। तो किस अभिलेख में हमें विग्रराज या फिर विसल देव जो है का यहाँ पे वर्णन मिलता है दोस्तों? टोपरा अभिलेख में। और इसमें इसकी हिमालय पर्वत के राजा मलेच्छों पर जो है दोस्तों विजय का वर्णन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो है वर्णन हमें मिलता है। और हिमालय पर्वत के जो राजा मलेच्छों पर विजय का वर्णन भी टोपरा अभिलेख में हमें विग्रराज चतुर्थ का यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अनंगपुर जो बांध है दोस्तों इम्पोर्टेंट, ठीक है, अनंगपुर बांध। तो हाई ग्रेविटी वाला जो आपका बांध है, और दोस्तों ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और ये अनंगपाल तोमर ने बनवाया था भाई, अनंगपुर बांध इन्हीं के नाम पे अनंगपाल जो है तोमर ने यहाँ पे फरीदाबाद में दोस्तों बनवाया। और सबसे हाई ग्रेविटी वाला जो है बांध अगर यहाँ पे है, तो सबसे जो है उच्च गुरुत्व जो है वाला जो है दोस्तों यहाँ पे बांध कौन सा है? अनंगपुर बांध, जो फरीदाबाद में अनंगपाल तोमर ने यहाँ पे बनवाया था। तोमर शासक अनंगपाल जो है तोमर ने बनवाया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें जो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का, ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, इनका वर्णन हमें आसी या हांसी का जो किला है, जिसमें फेमस दोस्तों बड़सी का जो है द्वार भी है, जो आज भी दोस्तों पुनर्जीवित है, उसमें आपका वर्णन मिलता है भाई, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का वर्णन हमें आसी का किला, हांसी का किला जो फेमस जो है बड़सी द्वार जो है दोस्तों जिसमें है, ठीक है, उसमें जो इसका वर्णन मिलता है भाई, हांसी के किले में जो है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का वर्णन हमें मिलता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करें, जिसको राय पिथौरा कहा जाता है। इसके जो है ऊपर भाई पुस्तकें यहाँ पे लिखी गई थी भाई चंद्रबरदायी, ठीक है। तो चंद्रबरदायी ने जो है दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज रासो यहाँ पे बुक लिखी। और ये कौन था चंद्रबरदायी दोस्तों? इसका दरबारी कवि होता था और इसका मित्र भी हुआ करता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था भाई? चंद्रबरदायी, उसका दरबारी कवि था। और इसी चंद्रबरदायी ने दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज रासो यहाँ पे जो है बुक लिखी है इनके ऊपर, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इनकी जो लड़ाइयाँ जो है पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जो है लड़ाइयाँ होती है। और ये लड़ाई आपकी होती है भाई तराइन की जो पहली लड़ाई जो 1991 में दोस्तों आपकी हुई थी, ठीक है। तो तराइन की जो पहली लड़ाई 1991 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। और दोस्तों दूसरी जो लड़ाई है यह आपकी होती है 1992 में, अगले ही साल यहाँ पे तरावड़ी जो है नामक स्थान पे दोस्तों, जो आपका करनाल में आपका पड़ता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है लड़ाई होती। पहली लड़ाई में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, लेकिन दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे जो है भादानक जो है, इनको अंतिम रूप से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने ही दोस्तों हालांकि हराया था। तो भादानकों को अंतिम रूप से जो है किसने हराया था? तो इसको जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था दोस्तों। और ये भादानक जो है आपके महेंद्रगढ़ जो है दोस्तों यहाँ पे रेवाड़ी में, और आपके जो जयपुर में दोस्तों यहाँ पे ये बिलोंग करते थे, यहाँ पे इस वाले इलाके में ये रहते थे। इनको अंतिम रूप से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया। भादानक जो है तोमर तथा चौहान के जो है समय के आपके हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। तो तोमर और चौहानों के जो है समय के आपके थे भादानक। अगर यहाँ पे पूछे भाई भादानक है वो किस जो है टाइम पीरियड के आपके थे, तो तोमरों के जो है समय के भी थे, ये चौहान वंश के समय के भी थे। और यहाँ पे दोस्तों मुख्य रूप से अगर बात करें जो तराइन की जो प्रथम जो लड़ाई होती है, इसमें जो भाई दिल्ली का एक गोविंद राय राजा था भाई, दिल्ली का जो यहाँ पे गोविंद राय राजा, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई साथ दिया था। और इन दोनों ने मिलकर भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय और यहाँ पे गोविंद राय राजा दिल्ली के भाई, इन्होंने मिलकर मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और दोस्तों इस लड़ाई में जो है दोस्तों 1191 में हुई। और इस लड़ाई में जो आपका ये गोविंद राय है दोस्तों, गोविंद राय का जो भाला है वो मोहम्मद गौरी जो है से वो धराशायी हो जाते हैं भाई। ये भाला फेंकते हैं और मोहम्मद गौरी है वो धराशायी हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जो है तराइन की प्रथम लड़ाई में यहाँ पे विजय होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अगर दूसरी लड़ाई की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तराइन का जो द्वितीय युद्ध आपका मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में 1192 में आपका होता है। पृथ्वीराज चौहान जो है दोस्तों इससे दूसरी लड़ाई में आपके हार जाते हैं और ये अंधे हो जाते हैं और उसकी मृत्यु भई हो गई थी।
और इस लड़ाई में दोस्तों गोविंद राय है उसको भी मार दिया जाता है, जो दिल्ली के राजा आपके गोविंद राय जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का जो है साथ दिया था इन दोनों लड़ाइयों में, तो इसमें जो है ये भी आपका मारा जाता है और पृथ्वीराज चौहान भाई यहाँ पे अंधा हो जाता है। और दोस्तों इस युद्ध में सबसे जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे इस युद्ध में जो गहड़वाल के जो राजा आपके हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है, गहड़वाल के राजा जो संयोगिता के जो है पिता हुआ करते थे, संयोगिता जिसे जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपस में दोनों ये प्रेम करते थे। यहाँ पे संयोगिता के जो पिता है जयचंद, इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी का जो है भाई साथ दिया था, ठीक है। तो एक प्रकार से जो है विश्वासघात यहाँ पे किया इन्होंने, जो गहड़वाल के राजा आपके जयचंद ने जो है मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इस वजह से तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसमें मोहम्मद गोरी यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है वो हारते हैं और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीतते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सहयोगिता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसे भरे स्वयंवर में से उठा कर लेके आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर बाद में जो है दोस्तों 1194 में फिर क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है भाई। चंदावर का युद्ध कब होता है भाई, 1194 में। अगले ही 2 साल बाद जो है तराइन की द्वितीय लड़ाई के अगले ही 2 साल बाद यहाँ पे 1194 में दोस्तों चंदावर का युद्ध होता है। और इस चंदावर में जिस जयचंद ने जो तराइन की द्वितीय लड़ाई में जो है मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, उसी मोहम्मद गोरी ने इस जयचंद को हरा दिया और मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जयचंद भी है दोस्तों मारे जाते हैं 1194 में, ठीक है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर यहाँ पे जो है मोहम्मद गोरी और हाँसी के जो राजा आपके जो जाटवा, इन्होंने जो है तो मोहम्मद गोरी को जो है दोस्तों हाँसी के जो राजा आपके होते थे जाटवा, उसने रोकने का प्रयास किया, परंतु वो भी असफल रहा, विफल रहा भाई। मोहम्मद गोरी को जो है प्रयास किया था भाई हाँसी के राजा जाटवा ने इसको रोकने का, बट ये जो असफल रहा। और फिर बाद में दोस्तों मोहम्मद गोरी को रेवाड़ी के जो गवर्नर आपके होते थे भाई, रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल ने भी दोस्तों यहाँ पे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहते हैं। तो भाई हाँसी के जो राजा जाटवा ने रोकने का प्रयास किया और रेवाड़ी के गवर्नर राव तेजपाल ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही जो है विफल रहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी पर जो दोस्तों तीर चलाया था, फिर बाद में मोहम्मद गोरी भी दोस्तों बाद में बीमार हो गया था और बाद में फिर वो मर गया था, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के ऊपर तीर चलाया था, बाद में वो बीमार हुआ। हालांकि वो जीत गया था लेकिन बाद में बीमार होकर फिर वो मर गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि मोहम्मद गोरी ने फिर अपने एक गुलाम हुआ करता था दोस्तों मोहम्मद गोरी का, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप देता है और 1206 ईस्वी में दोस्तों ये भारत से जो है चला जाता है, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में जो है अपना ही एक गुलाम होता है दोस्तों, उसी को ही अपना सारा राजपाट वगैरह जो भी भैया भारत में इन्होंने जो है जो राज्य जीते थे उन सभी को जो है जो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को जो यहाँ पे सौंप के चले जाते हैं 1206 में। फिर 1206 में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 1206 से जो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत आपकी शुरू होती है और भारत में मुस्लिमों को दोस्तों राज शुरू हो जाता है। तो भारत में जो है मुस्लिमों को राज आपका 1206 ईस्वी में यहाँ पे शुरू हो जाता है भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करें कि चौहानों के जो साक्ष्य हैं हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में हमें चौहानों के जो साक्ष्य जो कौन कौन से मिले हैं। सबसे पहला यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि गोहाना का किला दोस्तों ये 12वीं शताब्दी का है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति दरियाव सिंह जो है ने बनवाया था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो गोहाना जो आपका दोस्तों गोहाना का जो किला है पृथ्वीराज चौहान के सेनापति होते थे दरियाव सिंह, ठीक है। इन्होंने जो है 12वीं शताब्दी में भाई बनवाया था गोहाना सोनीपत में दोस्तों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे ये है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हाँसी का जो किला है जिसको दोस्तों या बड़सी गेट है भाई इसमें, तो हाँसी का जो किला है बड़सी गेट ये पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने बनवाया था भाई। तो ये इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों पॉइंट यहाँ पे रखना याद। तो हाँसी का किला है वो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से रिलेटेड, और या बड़सी का जो गेट है दोस्तों ये दोनों पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने ये बनवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो तोसाम की जो है बारादरी, तोसाम की बारादरी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है भाई। तोसाम की बारादरी तरावड़ी का जो किला है करनाल में भी पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है भाई, ठीक है। और चौहानों से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो 12वीं शताब्दी में आपकी हुई हैं, ठीक है भाई। 12वीं शताब्दी भाई जैसे 1101 से लेकर 1199 ईस्वी तक आपकी 12वीं शताब्दी आपकी कहलाती है, क्योंकि 1100 तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 11वीं शताब्दी कंप्लीट हो गई, 1101 से जो आपकी 12वीं शताब्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके जो चौहानों से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो 12वीं शताब्दी से आपकी रिलेटेड है।
तो दोस्तों जो अब हमारा जो सल्तनत जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। सल्तनत काल में इसके संस्थापक आपके जो है 1206 में भाई कुतुबुद्दीन ऐबक है। आप जानते हैं कि भाई मोहम्मद गौरी इसको सब कुछ सौंप के चला जाता है 1206 में, और फिर बाद में जो सल्तनत काल जो है इसकी स्थापना करते हैं भाई कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें दोस्तों, इसने कभी भी अपने आप को जो है राजा नहीं माना, और अपने आप को इन्होंने हमेशा जो है गुलाम ही माना था भाई मोहम्मद गौरी का। इसलिए कभी भी जो है दोस्तों इसने जो है सुल्तान की पदवी जो है इसने धारण नहीं की। आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी भाई शासक होते हैं वो सारे सुल्तान कहलाते हैं। तो सुल्तान की जो है यहाँ पे पदवी इन्होंने जो है नहीं मानी, क्योंकि ये जो है दोस्तों अपने आप को एक गुलाम समझता था, अपने आप को राजा इसने कभी भी नहीं माना। तो ये लाखों रुपए का जो है दान कर दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो समय हरियाणा में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें होती हैं भाई, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपने देखा कि भाई 1192 है उसमें यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद गौरी और यहाँ पे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। उसके अगले ही साल दोस्तों 1193 में, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन अगले ही साल में जो है दोस्तों हाँसी का युद्ध लड़ा जाता है 1193 में। और दोस्तों ये युद्ध जो है हाँसी के जो जाटवा मलिक और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुआ था, और इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आपका जीत गया था। तो हाँसी का जो युद्ध है दोस्तों 1193 में जो तराइन की जो द्वितीय लड़ाई थी उसके जस्ट अगले साल हुआ था, और इसमें जाटवा मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे जीत गया था। अगला यहाँ पे दोस्तों जो युद्ध हुआ भाई 1210 में, ठीक है। तो 1206 में यहाँ पे सल्तनत जो है काल की स्थापना होती है। और दोस्तों 1210 में जनता का जो विद्रोह यहाँ पे होता है। तो 1210 में जैसे ही जो है चौगान खेलते समय ऐबक की मृत्यु होती है, तो दोस्तों जनता का जो है विद्रोह यहाँ पे होता है भाई। चौगान दोस्तों यहाँ पे पोलो, तो यहाँ पे पोलो खेलने से जो है दोस्तों या चौगान खेलने से यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है भाई 1210 में, ठीक है। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु होती है तो जनता ने विद्रोह कर दिया भाई, और जनता ने सोचा कि मोहम्मद गौरी का जो बेस्ट जो बंदा है भाई, जो सबसे अच्छा जो ताकतवर जो बंदा था वो मर गया है। तो छोटे छोटे हिंदू राजाओं ने विद्रोह यहाँ पे कर दिया कि सत्ता को भी ये भाई कब्जा लेंगे, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो है छोटे छोटे हिंदू राजाओं ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया कि भाई सत्ता को ही कब्जा लेंगे। इसलिए बट यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो इल्तुतमिश है यह भी एक दास हुआ करता था, तथा ऐबक का जो है ये दामाद होता था। तो इसको ऐबक ने खोखरों के साथ युद्ध में इल्तुतमिश को दास्ता से यहाँ पे मुक्त कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक दास हुआ करता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, और यहाँ पे उसका दामाद भी था। और दोस्तों बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको जो खोखरों के जो है साथ जो युद्ध हुआ था भाई, खोखरों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें इल्तुतमिश को जो भाई दास्ता से यहाँ पे मुक्त कर दिया था। तो जनता का विद्रोह 1210 में हुआ। 1210 में आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र उसको गद्दी जो है दोस्तों यहाँ पे देना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई जनता का विद्रोह है वो 1210 में हुआ। 1210 में जो आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र उसको गद्दी यहाँ पे देना चाहता था भाई। आराम शाह जो है दोस्तों एक योग्य सुल्तान आपका नहीं था। तो भाई यहाँ पे जो नसीरुद्दीन और इल्तुतमिश है, नसीरुद्दीन और इल्तुतमिश इन्होंने जनता को भड़का दिया कि भाई आराम शाह जो है को उठाओ, क्योंकि वो योग्य यहाँ पे नहीं है। तो जनता का सहारा लेकर इल्तुतमिश भाई सुल्तान यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे 1210 में इल्तुतमिश को अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी भाई, ठीक है। तो पहला जो है ये था जिसने भाई इसने खुद को जो है सुल्तान की यहाँ पे उपाधि दी, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने 1210 में जो है खुद को सुल्तान की यहाँ पे उपाधि दी। तो दोस्तों यहाँ पे इल्तुतमिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हम देखेंगे। तो इसने चांदी का टका और तांबे का जित्तल भाई चलाई, ठीक है। चांदी का तो टका और तांबे का जित्तल चलाया इल्तुतमिश ने। इसने अपने पूरे प्रांतों को भाई भुक्ति में बांट दिया, और भुक्ति को इक्ता कहा जाता था दोस्तों। पूरे के पूरे प्रांत है उसको भुक्ति में बांट दिया, और भुक्ति को क्या कहा जाता था भाई, इक्ता कहा जाता था। तो प्रांतों या भुक्ति जो है इसको को इक्तों में बांटने की जो प्रणाली है इल्तुतमिश ने चलाई थी भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। प्रांतों या भुक्ति को इक्तों में बांटने की जो प्रणाली है दोस्तों ये किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली एक प्रकार से दोस्तों किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। इल्तुतमिश के पुत्र भी दोस्तों आपके यहाँ पे योग्य नहीं थे
जिस प्रकार यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र दोस्तों यहाँ पे योग्य नहीं था, उसी प्रकार इल्तुतमिश के पुत्र भी यहाँ पे भाई योग्य नहीं थे। फिर ये अपनी पुत्री जो है भाई रजिया को सुल्तान बनाना चाहता था, क्योंकि इसकी जो पुत्री इनके पुत्रों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे योग्य थी। तो दोस्तों तराइन का जो तृतीय युद्ध जो है दोस्तों आपका एक लड़ा जाता है इल्तुतमिश व ताजुद्दीन यल्दोज के बीच में आपका ये होता है भाई, ठीक है, 1215 में होता है और इल्तुतमिश इसमें जीत जाता है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, तराइन का जो तृतीय जो युद्ध है वो किसके बीच में होता है भाई, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दोज के बीच में होता है। कब होता है दोस्तों, ये 1215 में जाके होता है, ठीक है, और इल्तुतमिश इसमें जीत जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे 40 एज जो है चहलगानी दोस्तों यहाँ पे बनाया जाता है। 40 सरदारों का गुट होता था दोस्तों, 40 से चहलगानी इल्तुतमिश ने जो है ये गुट बनाया था, और इल्तुतमिश के राजपाट को चलाने में जो है दोस्तों ये 40 से चहलगानी है वो मदद किया करते थे। इन्होंने रजिया सुल्तान को सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया भाई। जो 40 से चहलगानी है भाई, वो रजिया सुल्तान को भाई इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई वो सुल्तान बने, ठीक है। बट जनता ने जो है रजिया जो है का साथ दिया, और जो है फिर उसके बाद में जनता के साथ से रजिया है भाई वो सुल्तान यहाँ पे दोस्तों बन जाती है। और रजिया जो सुल्तान है वो पहली महिला शासिका होती है भारत में, जो सुल्तान आपकी भाई बनती है। तो सुल्तान बनने वाली पहली महिला शासिका भारत की भाई कौन सी है भाई, रजिया सुल्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान से रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों चीज़ें देखें तो इसमें दो चीज़ें यहाँ पे हैं। पहली जो दोस्तों यहाँ पे याकूत जो है अबसीनिया जो है दास यहाँ पे था, ठीक है भाई, अबसीनिया दास। तो याकूत जो है था एक, तो रजिया इससे जो भाई प्रेम करती थी, और ये 40 सरदारों को भाई पसंद नहीं था। तो रजिया किससे प्रेम करती थी भाई, याकूत से। अबसीनिया दास हुआ करता था भाई, एक दास था, ठीक है, और 40 सरदार भाई इसको पसंद मतलब नहीं करते थे, ठीक है। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पे रजिया सुल्तान अपने डिसीजन जो है दोस्तों वो खुद लेने लगी, ठीक है। रजिया ने इन्हीं जो है सरदारों में से एक जो है अल्तुनिया जो है से विवाह कर लिया भाई, ताकि भाई 40 के 40 जो सरदार हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके, उसके वो खिलाफ़ ना हो। तो यहाँ पे जो 40 सरदारों में से अल्तुनिया जो आपका होता था उससे विवाह जो है यहाँ पे कर लेती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बचे हुए सरदारों ने रजिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो है विद्रोह और तेज़ कर दिया भाई, ठीक है। और रजिया के भाई जो है के साथ मिलकर इन सरदारों ने भाई 13 अक्टूबर दोस्तों 13 अक्टूबर 1240 इम्पोर्टेंट डेट है ये, रजिया की यहाँ पे हत्या करवा दी जाती है, ठीक है। तो 40 सरदारों में जो भाई एक तो अल्तुनिया है उससे तो विवाह कर लेती है, लेकिन बाकी के जो सरदार है वो रजिया के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और विद्रोह यहाँ पे कर देते हैं। और रजिया के जो है भाई जो होते हैं उन्हीं से जो है मिलकर भाई यहाँ पे जो दोस्तों कैथल नामक जो है स्थान पर जो है दोस्तों 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया की यहाँ पे हत्या यहाँ पे करवा दी जाती है। इसके भाई और जो है 40 सरदार ये सारे मिलकर, ठीक है भाई, 13 अक्टूबर 1240 में रजिया की हत्या होती है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, पॉइंट आपका ये है, क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आता है कि 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के निकट रजिया सुल्तान की हत्या इसके भाई और 40 सरदारों के गुट ने मिलकर यहाँ पे करवा दी, क्योंकि ये सरदार एक महिला को शासक के रूप में भाई दोस्तों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ये 40 सरदार इल्तुतमिश के अयोग्य बेटे जो है सुल्तान, अयोग्य जो बेटे हैं उसको सुल्तान के रूप में देखना चाहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बेगम का जो मकबरा है या फिर रजिया सुल्तान का जो मकबरा है दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे होगा, आपका कैथल में होगा, ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों 13 अक्टूबर जो है 1240 में इस रजिया जो है सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे कैथल में होती है। तो कैथल में ही जो इसका मकबरा बना दिया जाता है भाई, रजिया सुल्तान का मकबरा जो है या बेगम का मकबरा, ठीक है, बेगम का मकबरा या रजिया सुल्तान का मकबरा अपने हरियाणा में कहाँ पे है दोस्तों, कैथल में है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, इल्तुतमिश का जो प्रशासन है उसमें जो है क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होती थी। जैसे इल्तुतमिश का जो प्रशासन है इसने पूरे प्रांत को जो है एकता में बांट दिया भाई। तो जितने भी प्रांत थे भाई, पूरे जो प्रांत है उसको एकता में बांट दिया इसने। तांबे का जो है इसने सिक्का चलाया जिसको जित्तल कहते थे, चांदी का सिक्का जो है जिसको टका कहते थे दोस्तों। और इल्तुतमिश के समय सबसे छोटा जो एकता या प्रांत है वो पलवल हुआ करता था हरियाणा में। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ भाई, इल्तुतमिश के समय में सबसे छोटा जो प्रांत या एकता जो है वो कौन सा था भाई, पलवल था हरियाणा में। जो भूमि कर जो है इकट्ठा जो है करती थी उस पोस्ट को जो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा में क्या कहते थे, साहिबे दीवान, ठीक है। तो साहिबे दीवान है ये एक ऐसी पोस्ट होती थी जो भूमि जो है कर इकट्ठा करती थी, ठीक है। तो भूमि के ऊपर जो टैक्स लगता था दोस्तों वो इकट्ठा करती थी यहाँ पे साहिबे दीवान, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट जो ये साहिब दीवान है दोस्तों, इसका जिक्र हमें सूरदास के ग्रंथ जो है सूर सरावली में यहाँ पे मिलता है हमें। तो इम्पोर्टेंट है भाई, साहिब जो है दीवान क्या होता है दोस्तों, जो भूमि के ऊपर टैक्स लगता था इल्तुतमिश के प्रशासन में दोस्तों, ये आपका चलता था भूमि के ऊपर टैक्स। और यहाँ पे साहिब दीवान जो है दोस्तों, इसका जिक्र हमें किस ग्रंथ में मिलता है, सूरदास के सूर सरावली जो है ग्रंथ में यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो साहिब दीवान जो है को सूरदास ने दूसरा जो नाम है यहाँ पे जो है मुहत्तर सिब जो है यहाँ पे दिया है दोस्तों। तो साहिब दीवान को सूरदास ने दूसरा नाम यहाँ पे क्या दिया है, मुहत और सिब। ठीक है। और जो हरियाणा में जो दोस्तों भूमि जो है कर इकट्ठा क्या करता था ये, ठीक है, मुहतसिब जो है ये हरियाणा में भूमि कर इकट्ठा करता था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे देखें, जो रजिया सुल्तान है उसके मरने के बाद उसका जो भाई है बहराम शाह जो है वो अगला सुल्तान बन जाता है। और फिर उसके भाई जो बहराम शाह जो है के बाद में नसरुद्दीन अहमद जो है आपका जो है अगला सुल्तान यहाँ पे बन जाता है। ठीक है भाई, भाई जो है यहाँ पे बहराम शाह बनता है, उसके बाद में भाई नसरुद्दीन अहमद बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों कैथल का युद्ध अगर हम देखें तो कब हुआ था भाई, कैथल का युद्ध 13 अक्टूबर 1240 में। और इसमें रजिया सुल्तान और उसके भाई जो है दोस्तों यहाँ पे बहराम शाह था, जिसका पूरा नाम मुहिजुद्दीन जो है बहराम शाह जो है के बीच में यहाँ पे हुआ था। और इस लड़ाई में बहराम शाह जीत गया था। और रजिया जो है और उसका जो पति है अल्तुनिया दोस्तों, जो 40 सरदारों में से एक था, उन दोनों को यहाँ पे मार दिया जाता है। और यहीं पे जो है इनका मकबरा यहाँ पे बना दिया जाता है भाई। तो रजिया सुल्तान का मकबरा यहाँ पे कैथल में। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नसरुद्दीन जो अहमद है दोस्तों, यहाँ पे इसके समय में हरियाणा में जो है दोस्तों मेवात का पहला विद्रोह होता है। और इसमें 40 से जो चहलगानी है दोस्तों, जो 40 सरदारों को जो 40 सरदार जो होते थे, और इसका जो वजीर है दोस्तों वो बना दिया जाता है बलबन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बहराम शाह आए, बहराम शाह के बाद में जो अगले सुल्तान नसरुद्दीन अहमद बने। और दोस्तों इसके जो है नसरुद्दीन अहमद के जो है टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो 40 सरदारों का जो समूह था दोस्तों, ठीक है, 40 सरदारों का जो समूह था उसका वजीर है वो बलबन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। तो इसी नसरुद्दीन जो है अहमद के जो टाइम पीरियड में दोस्तों हरियाणा में किसका युद्ध होता है, मेवात का विद्रोह। तो हरियाणा में मेवात का विद्रोह दोस्तों नसरुद्दीन अहमद के जो है शासनकाल में होता है। और दोस्तों जो ये वजीर बना था इसका, तो मेवात का जो यहाँ पे, तो दोस्तों मेवात का जो प्रथम जो विद्रोह है वो 1248 में आपका होता है भाई। 1248 के आसपास मेवात का प्रथम विद्रोह। और दोस्तों यहाँ पे जो बलबन है इसने 20 साल तक जो है वजीर का यहाँ पे काम किया। और 20 साल तक जो है बहराम शाह की कठपुतली बनकर ये काम करता रहा भाई। ठीक है, 20 साल तक जो बहराम शाह है उसकी कठपुतली बन के यहाँ पे जो है ये काम करता रहा वजीर के रूप में। ठीक है। और नसरुद्दीन अहमद और जो है बलबन दोनों ने बहराम शाह की जो है कठपुतली जो है बनकर यहाँ पे काम किया। बलबन 20 साल तक दोस्तों आपका सुल्तान रहा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नसरुद्दीन अहमद और बलबन ये दोनों जो है बहराम शाह की कठपुतली बनकर ये काम करते रहे। और 20 साल तक दोस्तों यहाँ पे सुल्तान रहा था भाई बलबन, काफ़ी लंबे टाइम तक। मेवात का जो यहाँ पे पहले विद्रोह की बात करें तो ये 1248 में आपका हुआ था भाई। ठीक है। और इस विद्रोह में मेवातियों को बलबन ने हरा दिया था। जो उस समय लुटेरे जो है थे भाई मेवाती, तो भाई लुटेरे होते थे, इनको जो है बलबन ने हरा दिया था इस युद्ध में। जो आपका मेवात का प्रथम जो विद्रोह होता है 1248 में, तो बलबन ने इन जो लुटेरे जो मेवातियों को यहाँ पे जो है हरा दिया था यहाँ पे। ठीक है। और मेवाती ये राजपूतों से दोस्तों कन्वर्ट होकर आपके मुसलमान बने थे, ये आप ध्यान रख सकते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बहराम शाह के बाद नसरुद्दीन अहमद सुल्तान बना, जो बलबन के इशारों पे दोस्तों काम किया करता था। ठीक है, बलबन के ही इशारों पे जो है ये बहराम शाह जो है भाई काम करता था। नसरुद्दीन अहमद जो है बलबन के इशारों पे काम करता था। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बलबन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसने अपने आप को सुल्तान जो है बनाने के लिए अफरासिया जो है वंश दोस्तों ईरान का बताया। ठीक है भाई, इसने अपने आप को जो सुल्तान जो है बनाने के लिए किस वंश का बताया, इसने अफरासिया जो वंश जो कि दोस्तों ईरान का था, अफरासिया वंश। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे बलबन ने भाई पाइबोज और सिजदा, पाबोज जो है पाइबोज सिजदा जो है दोस्तों ये प्रथा होती है शुरू की, एक फ़ारसी परंपरा होती थी जिसमें सिर झुकाकर और घुटनों के बल पे यहाँ पे जो है लेटकर यहाँ पे मतलब यहाँ पे दोस्तों घुटनों के बल पे लेट के या फिर सर झुकाकर यहाँ पे मतलब ये किया जाता था। ये पाइबोज एवं जो है सिजदा प्रथा जो है बलबन ने वही शुरू की थी। बलबन का जो दूसरा युद्ध दोस्तों मेवातियों के साथ हुआ।
ठीक है। और दूसरा जो मेवातियों का जो युद्ध है दोस्तों 1257 से लेकर 1260 ईस्वी तक आपका ये चलता है, ठीक है। पहला जो है मेवातियों के साथ बलबन का युद्ध यहाँ पे होता है 1248 में दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे अगले ही मतलब यहाँ पे 1257 से 1260 के बीच में आपका होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखें दोस्तों, गुड़गांव का जो किला है वो बलबन ने बनवाया। बलबन का जो है भाई गुड़गांव का किला है वो बलबन का है। गुड़गांव का जो है लाल किला है दोस्तों वो भी बलबन का है। और गुड़गांव में जो है गुलाबगिरी का किला है वो भी आपका बलबन से रिलेटेड है, ठीक है। तो गुड़गांव के जितने भी यहाँ पे लगभग किले हैं भाई, गुड़गांव का लाल किला हो, गुड़गांव का दोस्तों यहाँ पे लाल किला हो गया, ठीक है, या फिर गुड़गांव में दोस्तों गुलाबगिरी है, ये बलबन से रिलेटेड है, ये सारे बलबन के हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात करें कि जो मेवातियों का जो दूसरा युद्ध 1257 से 60 के बीच में लड़ा बलबन के साथ, मेवाती जो शासक आपका मलका के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ। तो मेवाती जो शासक मलका के बीच में युद्ध हुआ और मेवातियों का शासक जो मलका है दोस्तों, ये हाँसी की तरफ जाने वाले को लूटपाट किया करते थे भाई, जो हाँसी की तरफ जाते थे, ठीक है। मेवातियों का शासक जो मलका है ये लूटपाट किया करते थे भाई हाँसी की ओर जाने से। तो भाई सवारी जो ऊँट या फिर जो भी दासी वगैरह है, दासियों को ले जाने वाला जो कारवा होता था उनको ये लूट लिया करते थे भाई ये मलका जो मेवाती, ठीक है। तो ये व्यापारी भाई बोले कि भाई हमारी प्रोटेक्शन जो है, हमारी सुरक्षा नहीं हो पा रही, ठीक है, और हम आपको जो है बलबन जो है को टैक्स देते हैं और मेवात जो है वाले हमें लूट लेते हैं। तो इस प्रकार से मेवातियों का जो शासक जो मलका है उसको पूर्णतः जो दोस्तों नष्ट यहाँ पे बलबन ने ही किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई 1257 से लेकर 1260 के बीच में मेवातियों का दूसरा युद्ध इसके बीच में होता है बलबन और मेवातियों का शासक मलका के बीच में होता है दोस्तों, जिसमें मलका को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं बलबन। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक जो है वो आपका कौन था भाई, बलबन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आपका आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गुलाम वंश के अंतिम शासक बलबन रहते हैं और उसके बाद भी खिलजी वंश हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।